प्रतिभा आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज प्राचीन भारत इतिहास के लेक्चर सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत पर विदेशी आक्रमण की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अब आज से हम लोग चूज़ी हो जाएंगे। जो परीक्षोपयोगी है उसी बिंदु को हम देंगे, फालतू बिंदु को हम आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि क्या छोड़ना है ये इम्पोर्टेंट है, ना कि सब कुछ पढ़ जाना है। तो शुरुआत करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। अब इसको क्रम से हम करेंगे। सबसे पहला विदेशी आक्रमण क्या हुआ? पहला विदेशी आक्रमण भारत पर किसका हुआ ये देखेंगे। तो ये हुआ ईरानियों का। ईरान के हखामनी साम्राज्य के राजा दायरवाहु, जिसको डेरियस भी कहते थे, इन्होंने पहला आक्रमण किया। और एक बात ख्याल रखेंगे, अंग्रेज़ों को छोड़कर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेज़ों को छोड़कर भारत पर जो भी विदेशी आक्रमण हुए वो सभी आक्रमणकारी या तो खैबर दर्रे से भारत आए या बोलन दर्रे से भारत आए, अर्थात हिंदू कुश के उस एरिया से वो लोग वापस भारत में प्रवेश किए और भारत पर आक्रमण किया, अंग्रेज़ों को छोड़कर, जिसकी चर्चा आधुनिक भारत में की जाएगी। मगर प्राचीन भारत में जो भी विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, वह सभी के सभी खैबर और बोलन दर्रे से, यहाँ तक कि आपका बाबर भी इन्हीं दर्रों से होकर के भारत आया था। तो पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ? ईरान के हखामनी साम्राज्य के राजा दायरवाहु या डेरियस का। किधर से? तो खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से आक्रमण हुआ। ठीक है, अब डेरियस के आने का देखो, अगर विदेशी आक्रमण का कुछ बुरा पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट भी है। अब तक भारत में क्या था? सिर्फ ब्राह्मी लिपि चलती थी, लेकिन हखामनी के आक्रमण के बाद क्या हुआ? भारत में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत हुई। यानी हखामनी आक्रमण का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि भारत में एक नई लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अब तक लिपि था ब्राह्मी क्या? बाएं से दाएं, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका आरंभ भारत में हुआ। दायरवाहु के लिए इससे अधिक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या समझेंगे कि हखामनी पे आक्रमण किया किसने? एक ग्रीक तूफान ने। ग्रीस से एक तूफान उठा था जिसका नाम था सिकंदर महान। और सिकंदर महान ग्रीस से आगे बढ़ता हुआ उसने विश्व विजय की नींव रखी, विश्व विजय का सपना देखा, और उसको पूरा करने के लिए उसने ग्रीस से जब पलायन किया, भारत आने के पहले सबसे पहले उसने ईरान के हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। अब ध्वस्त कर दिया तो क्या होगा? इसको ध्वस्त किया, हखामनी को, ईरान के हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किसने किया? सिकंदर ने। सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया और अब वो भारत में एंट्री के लिए तैयार था। तो अब क्या लिखेंगे कि भारत पे अगर दूसरा विदेशी आक्रमण लिखेंगे, पहला तो हुआ आपका हखामनी साम्राज्य का, और दूसरे आक्रमण की बात अगर मैं करूं तो दूसरा आक्रमण है आपका सिकंदर महान का। तो भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण यवनों का, यवनों का यानी सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण हुआ कब? 326 ईसा पूर्व। तिथि याद रखेंगे, 326 ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। और यह भी कहाँ से? हखामनी को ध्वस्त करता हुआ खैबर दर्रे से। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किया तो ऑब्वियस वही रास्ता अख्तियार करेंगे भारत आने के लिए सिकंदर, जो हखामनी दायरवाहु ने किया था। तो खैबर दर्रे से ये सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के पश्चात इनका सबसे पहला जो अटैक हुआ
कहाँ पे होगा? ऑब्वियस उत्तर पश्चिमी भारत, काबुल कंधार के इलाके में होगा, और उस समय तक्षशिला बोलते थे उसको। तो वहाँ पे आने के पश्चात सबसे पहले भारत में इसने आम्भिक को मिलाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत में सिकंदर ने आम्भिक को अपने पक्ष में मिला लिया, जो गांधार के राजा हुआ करते थे। अब एक सहयोगी इनको मिल गया, ठीक है, और उसके बाद ये पंचनद यानी पंजाब की ओर आगे बढ़े, और यानी सबसे पहले क्या किया इसने? आम्भिक को मिलाया। आम्भिक ने सरेंडर कर दिया तो आम्भिक को मिला लिया इसने, और दोनों ने मिलकर फिर हमला किस पर किया? तो पंचनद यानी पंजाब के आसपास जहाँ के राजा हुआ करते थे पर्वतेश्वर, जिसको कि यूनानियों ने पोरस भी कहा, ठीक है। अब सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, और आप लोग को पता ही है, उस कहानी के डीप में नहीं जाना है कि लड़ाई कैसे हुई। लड़ाई बहुत विभत्स हुई, लेकिन बारिश के कारण पोरस हार गए, और हारने के बाद पोरस को की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनको जीते हुए प्रदेश अपने अंदर में रखते हुए उनको वहाँ का राजा पुनः नियुक्त कर दिया, ताकि अब पर्वतेश्वर क्या हो गए? सिकंदर के एक सामंत हो गए। फिर इतना मैं बता दूँ इसमें, इसी आक्रमण के आसपास चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दे रखा था तक्षशिला से, और उसने सीखने के लिए चंद्रगुप्त को सिकंदर से मिलने भेजा था। चंद्रगुप्त सिकंदर की मुलाकात भी हुई थी, और बहुत वीरतापूर्वक चंद्रगुप्त सिकंदर के चंगुल से भागा भी था। लेकिन इसी के साथ सिकंदर को चंद्रगुप्त की वीरता का एहसास हो गया था। इतना सिर्फ समझना काफ़ी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बात है। बात यह है कि यहाँ के आक्रमण के बाद सिकंदर की फ़ौज को ब्यास नदी पार करना था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर्वतेश्वर को हराने के बाद सिकंदर के फ़ौज को ब्यास नदी पार करना था, ठीक है। ये जो हुआ सिकंदर, ये पोरस के साथ युद्ध, इसको बोलते हैं झेलम या वितस्ता। झेलम को उस समय वितस्ता बोलते थे का युद्ध। पर्वतेश्वर के साथ हुआ था इनका झेलम या वितस्ता का युद्ध, और झेलम के बाद ब्यास पार करके ये भारत के मुख्य भाग में प्रवेश करते। किंतु सिकंदर को भान हो चुका था, उसकी फ़ौज को एहसास हो चुका था कि भारत में एक और साम्राज्य है मगध का, नंदवंश का, जिस नंदवंश के पास विशाल फौज है। और पर्वतेश्वर के इस छोटे से युद्ध में जो भारतीय शक्ति का एहसास हुआ था सिकंदर की सेना को, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ब्यास पार करने से इनकार कर दिया। और इसके बाद सिकंदर ने लाख स्पीच दिया, बहुत ही जोश वाला स्पीच दिया, मगर सिकंदर की फ़ौज नहीं मानी और वापस लौटना पड़ा सिकंदर को। अब यहाँ के बाद स्पष्ट लिखेंगे इसमें कि सिकंदर ब्यास पार नहीं कर सका। सिकंदर व्यास पार नहीं कर सका, और क्या हुआ इसका? वापसी, सिकंदर की वापसी हो गई। वापसी में उसने फौज को दो भाग में बांटा, जल सेना और थल सेना। जल सेना क्या हुआ? नियार्कस के नेतृत्व में लौटा, और थल सेना खुद सिकंदर लेकर लौटने लगा। सिकंदर के नेतृत्व में वापसी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वापसी में सिकंदर काफ़ी निराश हो चुका था, जो कि उसका विश्व विजय का सपना भारत ने तोड़ दिया था। ऐसे स्थिति में उसने जल सेना को पहले यूनान वापस भेजने के लिए नियार्कस के नेतृत्व में जल सेना को समुद्र के रास्ते से वापस भेज दिया, और थल सेना खुद लेकर वापसी की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन वापसी इतनी आसान नहीं थी। भारत में उस समय गणराज्य थे। आपको पता ही होगा कि भारत में गणराज्य की शुरुआत तो अपनी वैशाली से ही हुई है, लेकिन सिकंदर के समय में और भी गणराज्य थे, जिसमें मालव हो गए, क्षुद्रक हो गए, अर्जुनायन हो गए और यौधेय हो गए। यौधेय, मालव, क्षुद्रक और अर्जुनायन, ये चार गणराज्य उसके लौटने के रास्ते क्रम में थे। और इन गणराज्यों ने सिकंदर के
हमले का विरोध तो किया ही था, लौटने में सिकंदर को छोड़ने वाले नहीं थे। तो रात के समय ये गुरिल्ला युद्ध करते थे और रात के समय मालव और क्षुद्रक गणराज्यों की महिलाओं ने, अर्थात उनके फौज में महिलाएं भी शामिल थी, तीर धनुष से हमला किया और इन दोनों गणराज्यों के तीर जहर बुझे हुआ करते थे। इन्हीं महिलाओं के तीर में से कोई एक तीर आके सिकंदर को लगा, जिससे सिकंदर बीमार पड़ा और लौटते हुए वापसी में कहाँ उसकी मौत हुई? बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर की मौत हुई। तो जो विश्व विजय पर सिकंदर निकला था, उसने भारत की शक्ति को पहचाना नहीं था। भारत की शक्ति ने उसे ग्रीस लौटने भी नहीं दिया और बेबीलोन में ही उसकी मौत हो गई। बस सिकंदर के आक्रमण